आज हम एक बेहद अहम दस्तावेज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 1945 की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये किताब उस वक्त आई जब पाकिस्तान की मांग, आप जानते हैं, भारतीय राजनीति में बिल्कुल केंद्र में थी। सबसे गर्म मुद्दा था शायद। हाँ बिल्कुल। और इस माहौल में अंबेडकर का विश्लेषण इतना खास इसलिए बन जाता है क्योंकि वो भावनाओं या जैसे राजनीतिक नारों से एकदम परे हटकर देख रहे थे। बहुत ही यथार्थवादी, आप कह सकते, लगभग एक क्लिनिकल नजरिया था उनका इस मसले पर। उस समय के कई नेताओं से तो काफी अलग था। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं या तो विभाजन का बहुत जोरदार विरोध हो रहा था या फिर कुछ लोग समर्थन में थे। लेकिन अंबेडकर वो जैसे फायदा नुकसान तौल रहे थे, खासकर इस बड़े सवाल पर कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, क्या ये वाकई कोई जमीनी हकीकत थी भी? बिल्कुल। उनका शायद सबसे, कहना चाहिए, चौंकाने वाला तर्क यही था कि जिसे सब एक एकता का सुनहरा सपना समझ रहे थे, वो असल में एक ऐसा सामाजिक ताना बाना था जो उनके हिसाब से कभी पूरी तरह बुना ही नहीं गया था। उनका मानना था कि देखिए, धर्म, संस्कृति, इतिहास, यहाँ तक कि रोजमर्रा के जीने के तौर तरीके, इनमें इतने गहरे, इतने बुनियादी मतभेद थे कि एक सच्चा टिकाऊ मेल होना बहुत मुश्किल था। तो मतलब वो ये कह रहे थे कि ये एक तरह की राजनीतिक जरूरत ज्यादा थी, कोई दिल का रिश्ता नहीं था। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि देखिए, एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा जहां हिंदुओं का बहुमत होना तय था, उसमें मुसलमानों के मन में अपने भविष्य को लेकर, अपनी पहचान को लेकर एक डर था, और ये स्वाभाविक था। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, अंबेडकर ने धर्म को सिर्फ, जिसे कहते हैं, निजी आस्था या पूजा पाठ का मामला नहीं माना। अच्छा, तो फिर किस तरह से देख रहे थे वो? उनके विश्लेषण में ये बात साफ है कि हिंदू धर्म और इस्लाम ये सिर्फ दो आस्थाएं या मजहब नहीं थे। ये समाज को चलाने के और जीने के दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। अपने अपने कायदे कानून, अपनी सामाजिक संरचनाएं, अपनी वैल्यूज। तो वो मानते थे कि ये दो अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिनका आपस में पूरी तरह घुल मिल जाना आसान काम नहीं है। तो इसी समझ के आधार पर फिर उन्होंने पाकिस्तान की जो मांग थी उसको देखा होगा। हाँ बिल्कुल। इसी नजरिए से उन्होंने पाकिस्तान की मांग में एक तर्कसंगत पहलू देखा। ध्यान रहे, वो खुद इसके पैरोकार नहीं थे, समर्थक नहीं थे। लेकिन उनका तर्क ये था कि अगर मुसलमानों का एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग अपनी अलग पहचान और अपना अलग राजनीतिक भविष्य बनाना चाहता है, तो उन्हें जबरदस्ती एक संयुक्त भारत में रखने की कोशिश करना ये भविष्य में और बड़े झगड़ों और संघर्षों को ही जन्म देगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब उनका मानना था कि शायद अलगाव भले ही कड़वा हो, एक तरह की दवाई हो सकता है जो लगातार चलने वाले अंदरूनी झगड़ों से शायद बेहतर हो। हाँ, आप एक तरह से ऐसा कह सकती हैं। और इसी बिना पर उन्होंने उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना भी की कि वो मुस्लिम लीग की चिंताओं को, उनके डर को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और बस एकता के भावनात्मक नारों पर ही ज्यादा टिके हुए हैं। और साथ ही उन्होंने हिंदू नेताओं की भी आलोचना की कि वे मुस्लिम समुदाय की जो असुरक्षाएं थी और जो अपनी किस्मत खुद तय करने की उनकी इच्छा थी, उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि बंटवारे से देश कमजोर हो सकता है, जैसे सैन्य तौर पर या आर्थिक रूप से? नहीं किया था, बिल्कुल किया था। उन्होंने इन व्यावहारिक पहलुओं पर भी पूरा विचार किया था। लेकिन उनका निष्कर्ष ये निकल रहा था कि बिना सच्ची रजामंदी के बस नाम का एक ढीला ढाला संघ बनाने की कोशिश करना, जिसमें दोनों पक्ष हमेशा खींचतान में ही लगे रहें, वो शायद देश को बंटवारे से भी ज्यादा कमजोर और अस्थिर बना देगा। मतलब एक थोपी हुई एकता उनके हिसाब से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। और एक और बहुत ही अहम मुद्दा जो बंटवारे से जुड़ा था, वो थे अल्पसंख्यक, वो लोग जो बंटवारे के बाद गलत तरफ रह जाने वाले थे। हाँ, ये उनके विश्लेषण का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा था। अंबेडकर ने बहुत साफ तौर पर उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जो विभाजन के बाद बनने वाली नई सरहदों के पार रह जाते, यानी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख और भारत में रहने वाले मुसलमान। वो इस मानवीय त्रासदी को, इसके पोटेंशियल को देख पा रहे थे। तो संक्षेप में कहें तो भले ही वो विभाजन को कोई आदर्श हल नहीं मानते थे, लेकिन जबरदस्ती बनाए रखी गई एकता के जो खतरे थे, उनको वो उससे भी बड़ा मान रहे थे। तो कुल मिलाके ये जो अंबेडकर का विश्लेषण है, ये हमें क्या दिखाता है? क्या ये कह सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम रिश्तों का एक बेहद ठंडा, भावनाओं से एकदम रहित मूल्यांकन था?
बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अंबेडकर का मुख्य तर्क ही यही था कि भारत में धर्म एक ऐसी शक्तिशाली राजनीतिक सच्चाई बन चुका था जिसे आप अनदेखा कर ही नहीं सकते थे। और इसी सच्चाई ने उनके मुताबिक विभाजन को एक तर्कसंगत, हाँ भले ही दुखद नतीजा बना दिया था। उनकी किताब ने जैसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मुस्लिम राजनीतिक आकांक्षाओं को नजरअंदाज करना व्यावहारिक नहीं होगा। ये विश्लेषण वाकई अंबेडकर की जो स्वतंत्र सोच थी उसे दिखाता है। वो न तो पूरी तरह कांग्रेस के एकता वाले आदर्शवाद के साथ खड़े दिखते हैं, न ही पूरी तरह मुस्लिम लीग के अलगाववाद के साथ। ऐसा लगता है जैसे वो एक बहुत ही मुश्किल हालात में सबसे कम नुकसानदेह रास्ता कौन सा हो सकता है वो तलाश रहे थे। हाँ, उनका नजरिया हमें विभाजन की जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं और जो सांप्रदायिक दरारें थीं, उनकी गहरी जड़ें दोनों को समझने में मदद करता है। और यहाँ हम शायद एक विचार छोड़ सकते हैं सबके सोचने के लिए। अंबेडकर ने बंटवारे के पीछे के तर्कसंगत कारणों का विश्लेषण तो किया, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों के भविष्य को लेकर जो चेतावनी बहुत पहले दी थी, वो हमें विभाजन की उस भारी मानवीय कीमत और उन स्थायी चुनौतियों पर सोचने को मजबूर करती है जिनका सामना पीढ़ियों को बाद में करना पड़ा।